राधे राधे। सब खैरियत। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे तरह एकदम एनर्जेटिक ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई को लेके एकदम जिस तरीके से मेरी जुनून है कि आप सबको आपके सब कमियों को दूर करके लायक बनाना, वैसे ही आप भी अपने कमियों पे काम कर रहे होंगे। क्या फ़ायदा उस मुलाकात का जिस मुलाकात में कुछ ऐसा ना मिले जो खास बन जाए, है ना? अगर आप हमसे हम आपसे मिल रहे हैं तो कुछ तो यादगार होना चाहिए ना, कुछ तो खास होना चाहिए हमारे बीच। और वो खास वही है दोस्त कि आप अपने कमियों को दूर करो और मैं आपकी कमियों को दूर करने में आपका मदद करूं, बस और कुछ नहीं। देखो, रिश्ते अपने आप बहुत खास बनते जाएंगे, इस परिवार का उद्देश्य ही है। मैं कुमार दिवाकर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रेनवेव पे। और उम्मीद है कि आप सब इस परिवार के साथ जुड़ के अपने आप को थोड़े से कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, अपने कमियों को दूर कर रहे होंगे, क्योंकि कंटिन्यू बच्चों का जो डर है कमेंट में मेरे सामने आ रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके अंदर जिस चीज की कमी है उसको भर पाऊं। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी कि आपको दिल से लगे कि मेरे साथ अपना समय बिता के आपने कुछ अच्छा सीखा। और वास्तव में ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो बाबू मैं आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि इस परिवार को बड़ा करने में हम सबका खुल के साथ दो, है ना? इन्हीं अच्छी बातों के साथ आपको लिए चलते हैं जियोग्राफी के एक और चैप्टर में, और वो चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑलरेडी ये चीजें हम लोगों ने ये चीजें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है। तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं, तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं, ठीक है ना? इस चीज को हम लोगों ने जियोग्राफी के प्राथमिक क्रिया में सारे क्रियाओं को बहुत मजे से समझा था। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इस चैप्टर में हमें समझ लेनी है, ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने वाला। बस कुछ है तो ये है कि आप अपने समझ को बुद्धिमत्ता को बढ़ाओ, क्योंकि एग्जामिनर बस आपसे यही चाहता है बाबू की प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दो। क्योंकि बात यहाँ कंपटीशन नहीं, बोर्ड की हो रही है और बोर्ड में आपके बुद्धिमत्ता आपके क्षमता को जज किया जाता है कि वास्तव में आपके सोचने की शक्ति कैसी है, आप शब्दों को वाक्यों में कैसे पिरोते हो, आप दिए गए वर्ड लिमिट में अपनी बातों को कितना बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाते हो। बस इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई तो एग्जाम आपके लिए एक मतलब वो चीज बन जाएगा जिसकी चाहत हर किसी को होती है। मतलब जो आपका पसंदीदा चीज है जिसके लिए आप व्याकुल रहते हो, उससे मिलने, उससे देखने, उसे पाने के लिए आपका एग्जाम वो ऐसा ही बन जाएगा। मेरी कोशिश यही है और आप कंटिन्यू जुड़े रहो। आपको ये फील हो गया होगा या हो रहा होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना? मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आ रहा है, मजा आते रहना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है, इस परिवार का यही उद्देश्य है ना दोस्त? आ जाओ, देखते हैं, बातों को समझते हैं। कुछ नहीं, ज्यादा देरी ना करते हुए उस सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे देखते हैं, समझते हैं बातों को बाबू। सबसे पहले इस चैप्टर के निचोड़ को समझ लेते हैं ना। इस चैप्टर के निचोड़ को समझते हैं, क्या है तृतीय और चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया, चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बाबू। अगर क्रिया को यहाँ पे थोड़ी सी हम बातों को समझते हैं अपनी भाषा में, है ना बाबू? आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। अरे आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रिया क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम करना। क्रिया का मतलब क्या होता है बाबू? काम करना। क्रिया का मतलब होता है काम करना। ऐसा काम जिसके बदले में हमें अर्थ मिले, पैसे मिले, वित्त मिले, ठीक है? हमें काम के बदले में जब पैसे मिलते हैं तो हम उस क्रिया को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। क्रिया का वह रूप, है ना बाबू? तो देखते हैं क्रिया का वह रूप जिसमें धन अर्जित हो, आर्थिक
क्रिया कहलाता है है ना बाबू। क्रिया का वह रूप जिसमें धन अर्जित हो आर्थिक क्रिया कहलाता है। स्पष्ट बात है, मजेदार बात है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इस आर्थिक क्रिया को अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझने का प्रयास करें बाबू, अगर इस आर्थिक क्रिया को हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करें तो देखो, आर्थिक क्रिया, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा मजे से, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। चलो अब एक एक करके बातों को समझते हैं बाबू, एक एक करके बातों को समझते हैं। प्राथमिक क्रिया, देखो, क्रिया का वह रूप जिससे हमें धन अर्जित होता है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें धन अर्जित होता है आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन जनरली 4 भागों के बारे में हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपको 4 भागों में समझा देता हूँ। 5वां भाग में जो भी ये रिसर्च है, जो भी संशोधन हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उसको 5वां मतलब प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया में आप उसको पढ़ते हो, ठीक है, वो नया एक जुड़ा हुआ है। चलो हम अभी बात कर रहे हैं तृतीय और चतुर्थ क्रिया की। उससे पहले मैं आपको वो समझा दिए जाता हूं जिससे आपके अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो प्राथमिक और द्वितीय क्रिया वाला नहीं देखा है तो उसकी कंसेप्ट एक बार दिमाग में क्लियर हो जाएगी। और विशेष जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके जो चैप्टर है प्राथमिक क्रिया का और द्वितीय क्रिया का उसको पढ़ लो। उसके बाद से ये चैप्टर एकदम मतलब नहीं लगेगा वो दादा दादी और नाना नानी वाली कहानी, उस तरीके का आपको फील होने वाला है, उस तरीके का आपको फील होने वाला है बाबू, ठीक है ना। क्लियर है दोस्त, आ जाओ। प्राथमिक क्रिया को हम लोग प्राकृतिक से जोड़ के देख सकते हैं। प्राकृतिक जैसे, जैसे में अगर जैसे में आप देखो तो सबसे पहले कृषि, पशुपालन, है ना, वानिकी, मत्स्य पालन, इन सब चीजों से आप समझ सकते हो कि प्राथमिक क्रिया वो क्रिया है, प्राथमिक क्रिया वो क्रिया है जिसमें, प्राथमिक क्रिया वो क्रिया है जिसमें हम अपने क्रिया को पूरा करने के लिए प्रकृति से जुड़े रहते हैं या प्रकृति से मिलने वाली चीजों का सीधा सीधा उपभोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाएं में आती है। प्राथमिक क्रिया समझ में आ गया, समझ में आ गया बाबू, सबको क्लियर है। अब ये प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे अगर कृषि की बात कर लो तो कृषि में अगर हम गन्ना की बात करें तो गन्ना तो हमने उगा लिया, लेकिन गन्ना का सही उपभोग किस रूप में होता है दोस्त, गन्ना का सही उपभोग किस रूप में होता है, या तो गुड़ के रूप में या फिर चीनी के रूप में, होता है नहीं होता है, होता है ना दोस्त, होता है। तो जब उसको गुड़ या चीनी बनाना हो तो उसके लिए हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब हम मशीनरी का यूज करेंगे, उद्योग धंधों का बात करेंगे, मतलब इसका विनिर्माण की बात करेंगे। तो द्वितीय क्रिया प्राथमिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, विनिर्माण, है ना, या उद्योग, ठीक है ना, विनिर्माण या उद्योग, इसमें प्राथमिक क्रिया में। अब विनिर्माण उद्योग को चलाने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक अलग क्रिया पे अलग क्रिया पे जुड़ते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, अब जैसे मान लो आपको गन्ना आपने फैक्ट्री लगाई, आप जहां फैक्ट्री लगाओगे
सिर्फ गन्ना तो वहां पे होगा नहीं, वहां से कुछ किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से गन्ने आते हैं। तो उसको लाने के लिए और उस उद्योग को चलाने के लिए, उस मशीनों को चलाने के लिए, उस गाड़ी का परिवहन का संचालन करने के लिए लोग चाहिए नहीं चाहिए? तो इसीलिए इस चीज को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए बाबू? इस चीज को पूरा करने के लिए हमें परिवहन और संचार, है ना बाबू? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं? प्राथमिक क्रिया किसमें? द्वितीय क्रिया में। द्वितीय क्रिया को पूरा करने के लिए तृतीय क्रिया, और इस परिवहन को संचालन के लिए, संचार को संचालन के लिए, या उस उद्योग धंधों को संचालन के लिए किसका जरूरत पड़ता है? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र, ठीक है ना? क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सबको? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई उलझन, कोई समस्या नहीं ना? यहां से मुझे लगता है कि आपकी जो थोड़ी बहुत समझ है, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, अचानक बातें आपको दिमाग में नहीं आएगी, वो चीजें मैं बहुत अच्छे से आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया। अब यहां से आप सबसे पहले, अब अगर आप क्रिया के बारे में पढ़ने जाते हो तो आर्थिक क्रिया को समझो कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें हम धन को अर्जित करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है ना? अब उस रूप को, आर्थिक क्रिया को हम लोग विशेष तौर पे 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्राथमिक और द्वितीय तो हम लोग पढ़ लिए हैं, आज तृतीय और चतुर्थ पढ़ने वाले हैं। तो हम तृतीय और चतुर्थ का चर्चा करने से पहले मुझे लगा कि प्राथमिक और द्वितीय क्रिया को आपको समझा देना चाहिए। मैंने उसको अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, और इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूं क्योंकि आप 12 के विद्यार्थी हो कि ये बातें एकदम कहानी के तौर पे आपके दिमाग में बैठ गई होगी, रटने जैसी कोई चीजें नहीं होंगी। क्लियर है दोस्त? आ जाओ। हाँ, ये चीजें पढ़ना था ना, ये चीजें पढ़ना था। तो मैंने जो समझाया उसके बाद से ये चीजें काफी आसान हो जाएगी। कुछ प्रमुख मुख्य परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के चांसेस यहाँ से बहुत कम होंगे, और बहुत अगर ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं तो बहुत ईजी होंगे। आप अपने समझ से इस चैप्टर को कहानी के तौर पर समझने के बाद अपने समझ से मजे से आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर लघु और दीर्घ में भी आता है तो आप उसका मजे से आंसर दे पाओ, उसका पूरा का पूरा कोशिश करा है मैंने। आ जाओ देखते हैं कैसे। देखो, तृतीय क्रियाकलाप क्या है भाई? प्राथमिक द्वितीयक से बनी वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सेवाएं, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील। अब ये बातें मैंने बहुत मजे से आपको समझाया, बहुत मजे से समझाया, ठीक है ना? चतुर्थ क्रियाकलाप में ज्ञान आधारित उन्नत सेवाएं, जैसे R&D, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, शोध, उच्च बौद्धिक कार्य, चतुर्थ में, ठीक है? सेवाएं, अदृश्य उत्पाद जो उत्पादकता बढ़ाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, विकास का प्रतीक। बाह्य स्रोत, कम लागत वाले देशों में सेवाएं आउटसोर्स करना, जैसे भारत में BPO और IT। चलो एक काम करो, ये जितनी बातें अभी आप लोगों ने पढ़ा इन सब चीजों को भूल जाओ। अब इन सब चीजों को भूल जाओ, अब कहानी सुनो। कहानी सुनो। कहानी में ये है कि देखो, अगर आपको लायक बनना है, अगर आप कुछ भी करते हो जो दिखता है, आप जो भी कर रहे हो जो दिख रहा है, तो उस दिखने वाली चीजों को करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो किसी को नहीं दिखता है। मेरे भाई, जैसे बहुत मजे की बात है, ध्यान से सुनना, ये सब आपके दिल पे लगने वाली बात है, एक स्टूडेंट के दिल पे लगने वाली बात है। आपने किस कठिनाई में, बिना खाए, बिना मेहनत के, सॉरी, बिना खाए, बिना पानी पिए, गर्मी के पसीने में, बिना फैन के, धूप में जल के, बहुत मेहनत करके, बिना मतलब किसी एफर्ट के, जैसे तैसे करके आपने मेहनत करा, खूब मेहनत करा, और आप सफल नहीं हुए। एग्जाम में किसी कारणवश आपको वो चीजें नहीं मिली जिसके आप हकदार थे। अब एक बात बताओ, दुनिया को आपके देखने का नजरिया क्या होगा? आपके किए गए सभी कार्यों को इस तरीके से जज किया जाएगा कि एक पल के लिए आपको लगेगा कि क्या मैं सच में इतना गलत हूं? लेकिन वही मेरे दोस्त,
अगर कोई ऐसा लड़का जो पूरा मस्ती में अपना जिंदगी जी रहा हो, वो मस्त माहौल में जी रहा है, घूम फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, ऐसे जी रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और इत्तेफाक से संजोग बस उसका एग्जाम में वो चीजें उसको मिल गई जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब वहीं पे दुनिया को उस बच्चे के देखने के नजरिए क्या हो जाएंगे, उसके हर गलत कामों को सही से जज किया जाएगा। एक पल के लिए उसको लगेगा क्या सच में मैं इतना अच्छा हूं, उसको खुद पे भरोसा नहीं होगा। तो मेरे भाई दुनिया उस मेहनत को, उस अनसीन मेहनत को कोई नहीं देखता। आपका एग्जाम में आपने फर्स्ट करा, आपने स्टेट टॉपर बना, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो समय वो कांग्रेट्स करने के लिए वो सब लोग आएंगे जो आपके मेहनत को क्या करते थे, दूध काटते थे, आपका उपहास करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके मनोबल को तोड़ते थे, वो सब आपके क्या बन जाएंगे, अपने बन जाएंगे। कब दोस्त, कब, जब आप एग्जाम में वो उपलब्धि पा लेंगे। लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को कोई नहीं देखता। हम उसी संघर्ष की बात कर रहे हैं। अगर चतुर्थ क्षेत्र में बात करो तो हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसमें बाकी सारे कामों को करने के लिए, परिवहन के को चलाने के लिए, चाहे प्राथमिक क्रिया को करने के लिए, द्वितीय क्रिया को करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो सब किस में आता है, चतुर्थ क्रिया में। चतुर्थ क्रिया मतलब शिक्षा की बात हो रही है, संचार की बात हो रही है, कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजें ऐसी है जिसमें आप अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हो, आप अपने कौशल को बढ़ाते हो, आप अपने सोच को अपग्रेड करते हो, जिससे आप इन सब कामों को आसानी से कर सको। जो अदृश्य होता है, जो अदृश्य होता है, यहाँ पे सारी परिभाषाएं आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गई होगी, और ये आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूरे बुक का इंपॉर्टेंट निचोड़ यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके मैंने आपको दे दिया है। बस काफी है, इतना रिवीजन कर लो, मजा आएगा। बातें समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ जाओ। तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार, ठीक है। तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार, क्योंकि इसमें तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है, तो तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखो, व्यापार, व्यापार कैसा कैसा बाबू, थोक और फुटकर। तृतीय क्रियाकलाप में पहले पॉइंट में आप व्यापार को पढ़ो। व्यापार मतलब बिजनेस, और बिजनेस का रूप कैसा होता है, थोक और फुटकर। अब एक ही मार्केट में दोनों चीजें मिलेंगी। अब देखना, कोई व्यापारी होता है जो थोक में चीजों को बेच रहा होता है, तो कोई एक ऐसा व्यापारी होता है जो चीजों को फुटकर के रूप में बेच रहा होता है। बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है, बताओ, बातें समझ में आ रही है? ठीक है। परिवहन की बात कर लो। परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यातायात के जो साधन होते हैं उसे हम परिवहन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो, भूमि, जल और वायु। अब इन तीनों चीजों को थोड़ा सा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं परिवहन के बारे में। एक बात बताओ, आज के दौर में, हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में तकनीक इतनी एडवांस हो गई है, और जितनी ही तकनीक एडवांस हो गई है, प्रॉब्लम्स भी उतनी तेजी से हमारे करीब आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ वो सब कुछ किया जो हमको नहीं करना चाहिए, तो परिणाम भी हमारे अगेंस्ट है। अब जैसे मान लो, समझो इस बात को, घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर है, अचानक किसी को कोई ऐसा दिक्कत हुआ जिसके चलते आपको हॉस्पिटल लेके भागना है। आप ठीक ठाक पैसे वाले हो, आप उस व्यक्ति को कहाँ लेके जाना उचित समझोगे? बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, जो आपके आसपास हो, थोड़ा सा दूरी पे हो, आपके पास पैसे हैं। तो एयर एम्बुलेंस के बारे में आजकल सर्विस चल रही है जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है। तो वो एयर एम्बुलेंस क्या करता है वो दोस्त, वो एयर एम्बुलेंस क्या करता है, वो एक तरह से क्या है, हवाई जहाज है, जिसमें कुछ ही देर में आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल के छत पे उतार दिया जाएगा। एडवांस फैसिलिटी के साथ आपको वहां पे आपको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ये चीजें एक्सपेंसिव है, महंगी है, लेकिन आज सब सुविधा है कि नहीं, ये परिवहन का एक रूप है। और वो रूप कौन सा है बाबू? वायुयान, वायुयान, ठीक है। जल मार्ग है, जल मार्ग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, व्यापार होता है, क्योंकि इस मार्ग से व्यापार करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। उसमें लागत खर्च कम आता है, और चीजें आसानी से एक देश से दूसरे देशों तक समुद्री मार्ग से व्यापार हो जाती है, ठीक है ना।
लेकिन ये जो सड़क मार्ग है भूमि वाला, ये सबसे सस्ता और सबसे आसान है हमारे लिए, हर किसी के लिए लगभग। जैसे रेलवे की बात कर लो, 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई, तो आज एक एक जगह से, जैसे विनिर्माण की बात पढ़ लो, आप विनिर्माण की बात करो, विनिर्माण मतलब द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में कहीं पे कोई चीजें बहुत बड़े मात्रा में पैदा हो रहा है और वो भारी वस्तुएं हैं, जो जैसे लोहा और इस्पात, तो उसको छोटे छोटे गाड़ियों से सड़क रोड से लेके जाना काफी खर्चा होगा, समय ज्यादा लगेगा, रिस्क ज्यादा होगा। ऐसे ऐसे केस में मालगाड़ी सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है। वो क्या है? एक सड़क परिवहन के रूप में आप उसको भूमि भूमि परिवहन के रूप में, सड़क परिवहन के रूप में देख सकते हो। आपको कई हजार किलोमीटर जाना है, अगर आप अपने चरपहिया से भी जाते हो तो बहुत रिस्क है भाई, इतने दूर के सफर में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन वही रेलवेज के द्वारा आप अपने टिकट को बहुत उचित किराया देके बढ़िया से सुविधाजनक तरीके से एक गंतव्य से दूसरे स्थान तक पहुंचते हो, बिकॉज ऑफ तृतीय क्रिया। ठीक है ना? परिवहन बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है? क्लियर है बातें? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि इतना बढ़िया से समझाने के बाद आपके अंदर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई उलझन होगी। ठीक है ना? संचार के रूप में रेडियो, टीवी और इंटरनेट, आज के संदर्भ में इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेटर है ना? लेकिन ठीक है ना, अब है तो है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के खोज ने एक ऐसी क्रांति लाई जिसमें टीवी, रेडियो, घड़ी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, मतलब इनके अस्तित्व को खतरा हो गया भाई। हो गया ना? हो गया नहीं हो गया? बताओ, हो गया नहीं हो गया? कैसे हो गया दोस्त? हो ऐसे गया कि इंटरनेट की खोज और मोबाइल की खोज ने चीजों को इतनी आसान कर दी। अब मोबाइल है तो मोबाइल होने की वजह से आपको टीवी की जरूरत नहीं है, घड़ी की जरूरत नहीं है, रेडियो की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल के द्वारा देश दुनिया में हो रही हर एक चीजों की, हर एक घटनाओं का बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर सकते हो, घर बैठे बैठे। कर सकते नहीं कर सकते? बताओ। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई? कर सकते हैं, बहुत मजे से कर सकते हैं। ठीक है ना? जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इन सब चीजों के बारे में इंटरनेट की खोज ने 1991 की नई आर्थिक नीति ने पूरे विश्व को एक नए युग की शुरुआत कह लो। इंटरनेट के खोज के बाद पूरे विश्व में एक नए युग की शुरुआत हुई और उस युग ने पूरे विश्व को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। कैसे? समझो इस बात को। रेडियो और टीवी, पहले याद करो, याद करो पहले जब टीवी का भी उतना दौर नहीं था तो हर घरों में छोटी और बड़ी रेडियो जो हुआ करती थी, मैच होता था, भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, घर में गांव में काम करने वाले व्यक्ति, कोई भी किसान से लेके मजदूर, कोई भी है, कहीं भी कोई काम हो रहा है, वहां पे रेडियो फुल वॉल्यूम में बज रहा है, वहां पे कमेंट्री के माध्यम से लोग एक एक बॉल का आंखों देखा हाल नहीं ना, कानों सुना हाल सुन रहे थे। सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे? वो लगाव था, वो दिलचस्पी था। फिर धीरे धीरे युग बदला, टीवी की खोज हुआ। टीवी कौन सा? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। कौन सा टीवी? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। उस टीवी को चलाने के लिए एंटीना लगा होता था छत पे, जिसको हिलाया जाता था, है ना बाबू? उसको हिलाया जाता था, बैटरी चार्ज करके लाया जाता था, गांव में एक सामूहिक रूप पे वो टीवी रखा जाता था जहां जगह हो। गांव के लोग जुटते थे, 5-5 रुपया चंदा देते थे। क्या युग था भाई वो! तो उस टीवी पे मैच देखा जाता था, रामायण चलता था, शक्तिमान चलता था। लेकिन आज एक बात बताओ, इंटरनेट के खोज के द्वारा, इंटरनेट के खोज के द्वारा आज ये सब चीजें, आज ये सब चीजें क्या हो गई? आसान हो गई। तो देखो क्रिकेट कितना दिलचस्पी वाला रह गया है, घर में बैठे बैठे लोग पड़े हैं, सब चीज होने के बाद उतनी दिलचस्पी नहीं है जितना लोगों को कानों से सुनने में था कि नहीं बाबू? था कि नहीं? बताओ। तो ये सब संचार के माध्यम से चीजें पहले कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इंटरनेट के खोज ने एक नए युग, एक नए क्रांति की दौर की शुरुआत करी और उस शुरुआत ने पूरे विश्व को एक कर दिया। ये किसमें आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ।
सेवाएं, सेवाएं का मतलब नौकरी, सेवा का मतलब क्या होता है? नौकरी। सेवा का मतलब ये मत समझना कि कोई जाके आपका पैर दबा रहा है। सेवा का मतलब ये होता है कि काम के बदले पैसे लेना, काम के बदले पैसे लेना, क्योंकि ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। अभी मैंने बताया आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वैसा काम जिसके बदले में हम धन अर्जित करते हैं, आर्थिक क्रिया कहलाता है। मजे से याद होनी चाहिए बातें, ना दोबारा वीडियो देखना पड़े, ना कहीं रिवीजन करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। लोग बोलते हैं ना 4-4 बार वीडियो देख लेना, ये कर लेना, वो करना, कुछ मत करना, पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना ही नहीं है दोस्त, और पढ़ना नहीं है मतलब कि जब एक बार कोई काम कर रहे हो तो इतना दिलचस्पी से कर लो कि फिर उस काम के लिए दोबारा उतना समय क्यों बर्बाद करें। और बहुत आसान है ना मेरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ना, जितना बोल रहे हैं वो सब थोड़े लिखना है। पीडीएफ यहाँ पे है ही, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो लगता है कि नहीं इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो मुझे लिख लेना चाहिए, जिससे बाकी की बातें मैं तुरंत याद कर सकता हूँ, लिख लो यार, क्या दिक्कत। थोड़े से स्मार्ट बनो, है ना। मजा आ रहा है? आ जाओ। सरकारी की बात करो, सरकारी सेवा का मतलब नौकरी, अभी मैंने बताया ना। सरकारी में शिक्षा, निजी में बैंक, सबसे बड़ा पर्यटन की बात करो। सरकारी में सिर्फ शिक्षा नहीं है मेरे भाई, रेलवे से लेके सब कुछ, बैंक भी तो है लेकिन प्राइवेट बैंक ज्यादा है ना, सरकारी बैंक कम है। भारत की अगर सरकारी सबसे बड़ी बैंक की बात कर लो तो कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में। दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, है ना? पता नहीं? पता है, याद रखना, ठीक है। निजी बैंक, सरकारी में शिक्षा, रेलवे, है ना, परिवहन, सब कुछ आएगा। सबसे बड़ा क्या है? पर्यटन, विश्व में उभरता हुआ। देखो पर्यटन, पर्यटन। एक बात बताओ, गोवा नाम सुनते ही एक दिल में गुब्बारे फूटने लगते हैं, गोवा के बीच पे है पर्यटन। देखो पर्यटन का मतलब सिर्फ गोवा का बीच नहीं होता है दोस्त, पर्यटन का मतलब ऐतिहासिक धरोहर भी होता है, सांची का स्तूप भी है ना। खाली आगरा का ताजमहल नहीं है, प्यार मोहब्बत की निशानी। कौन सा प्यार मोहब्बत मेरे भाई? ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां, सबको पता है। किसके याद में बनवाया था? मुमताज महल के याद में। मुमताज महल का असली नाम कमेंट कर देना, छोड़ देते हैं। अब एक बात बताओ, शाहजहां के 14 बेटे थे, ये कौन सा प्यार था यार? उस 14 औलाद में 7 औलादें मर गई, साथी जिंदा बची थी। और 14वें औलाद के दौरान, प्रसव के दौरान उनकी मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? मुमताज की। तो उसी के याद में क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? ताजमहल। ठीक है, चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक जो है पर्यटन वाला, उसी पे रहते हैं। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक में? समझने में कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ। पर्यटन के लिए प्रभावित करने वाले कारक, पर्यटन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं? मांग, देखो डिमांड, धनी पर्यटक, धनी पर्यटक मतलब विदेशी, सैलानी जिसको बोलते हैं, है ना। अलग अलग देशों से अगर कोई फ्लाइट से आ रहा है और घूमने आ रहा है तो भाई वो कहीं ना कहीं धनी है, अमीर है। परिवहन, परिवहन का मतलब अगर जाना है, जैसे अंडमान निकोबार घूमने जाना है तो रोडवेज से थोड़े जा सकते हो, आपको हवाई जहाज से ही जाना पड़ेगा। और मतलब देश के अंदर जो चीजें हैं जहां आसानी से आप पहुंच सकते हो वहां के लिए ट्रेनें हैं, ठीक है ना। जलवायु कैसा होना चाहिए? समुद्र तट वाला, जैसे गोवा, है ना, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, है ना, उड़ीसा का तट हो गया, दीघा बीच हो गया, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है भाई, और भी है, ठीक है। भूदृश्य में मतलब पृथ्वी पे देखने वाला पहाड़ी क्षेत्र में हिमालय है, नेपाल चले जाओ। भारत में जाना है तो दार्जिलिंग चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, है ना, हिमाचल प्रदेश चले जाओ। और ज्यादा मजा लेना है तो केरल चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ। ये भूदृश्य है, ठीक है। संस्कृति में, संस्कृति में आप ताजमहल को देख सकते हो, सांची का स्तूप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? ये क्या है? हमारे संस्कृति की पहचान है। यहाँ पे बिहार में आओ ना, हमारा बिहार में, तो बिहार में क्या है बाबू? बिहार के सासाराम में क्या है? शेर शाह सूरी का मकबरा है, बहुत अच्छा है। बिहार में आओ ना, नालंदा विश्वविद्यालय दिखाते हैं। बिहार में आओ ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिखाते हैं। आ जाओ बिहार में, मंदार पर्वत दिखाते हैं, है ना, अपने बिहार में घूमने वाला। यही बिहार जहाँ पे भगवान बुद्ध
को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आ जाओ ना, संस्कृति के रूप में बोध गया, गया का बोध गया घुमाते हैं। वही वट वृक्ष के नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मजेदार है चीजें, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो प्रभावित करने वाले कारक में समझ में आ गया, ठीक है। आ जाओ, विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल, अगर यूरोप की बात करो तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारे देश हैं। कितना पढ़ोगे, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, ठीक है। एशिया में चीन, मलेशिया, भारत 7वीं सबसे बड़ा पर्यटन स्थल, लेकिन भारत की सरकार इसके प्रति उतनी जागरूक नहीं है, भारत के लोग जागरूक नहीं है। पर्यटन के लिए आए हुए लोगों को हम लोग लूट लेते हैं, उनके साथ अलग अलग चीजें होती है, मतलब हम अपने सभ्यता और संस्कृति का इत्मीनान से अपने हाथों से गला घोट रहे हैं। एक समय था कि भारत में अतिथि देवो भव थे, आज अतिथि लूटो भव चल रहा है, चल रहा है ना? नहीं होना चाहिए ना भाई। उनको वो चीजें फील होनी चाहिए कि वो अगर बिहार आ रहे हैं तो बिहार की छवि जो उन्होंने किताबों में पढ़ी है, जो उनके पास एंशिएंट पीरियड की वो कहानियां हैं, प्राचीन इतिहास की वो कहानियां हैं, जिसमें हम अपने देश को एक अलग लेवल पे दर्शाने का प्रयास किए, वो झलक तो दिखना चाहिए ना। लेकिन कहाँ है, कहाँ है? हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें हम पैसे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे के रखे हैं, और यही प्राथमिकता हमें अपने सभ्यता और संस्कृति से कोसों दूर लेके जा रही है, जो अपने आप में बहुत गलत है। बातें स्पष्ट है बाबू, मजा आ रहा है? चतुर्थ क्रियाकलाप, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास, ठीक है। IT सॉफ्टवेयर, भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद IT का राजधानी कह लो, IT हब कह लो, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। बाह्य स्रोतों से लाभ, लागत कम, दक्षता, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, जो मुझे लगा कि आपको बता देने चाहिए। आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराने से पहले आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए वन शॉट के रूप में, है ना। अब वन शॉट आप 4-4 घंटा का देखते हो, किताब की लिखी गई सारी बातों को एज इट इज बोर्ड पे लिख के बस उसको बकैती कर देना, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ज्यादा सही नहीं है। मेरे लिए यही सही है कि आपको वो सब चीजें आपके दिमाग में डाला जा सके, जिससे आप सिर्फ आज के लिए नहीं, अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए आज ही ये डिसाइड कर लो कि मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है, कौन सा विषय मेरे लिए ज्यादा मजेदार है, किस विषय में मैं ज्यादा कुछ बेहतर कर सकता हूं। ये सब अच्छी चीजें अगर आपके दिमाग में भरी पड़ी है, यकीन मानो आने वाला समय आपके लिए इतना खूबसूरत साबित होगा कि आज ही आप फैसला कर लोगे कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा। ये होता है ना किसी से जुड़ने का फायदा। जैसे जैसे समुद्र पार करना था तो जामवंत के द्वारा हनुमान जी को यह बताया गया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, तो वही हनुमान एक ही बार टेक ऑफ कहां से मेरे दोस्त, भारत में, और लैंडिंग कहां, श्रीलंका में, है ना। उससे पहले नहीं पता था। मैं आपका जामवंत, आप मेरे हनुमान, मारो छलांग, करो सीधे समुद्र पार, पहुंच जाओ एकदम अपने मंजिल के पास। ठीक है बाबू, उम्मीद है बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ गया होगा, सारी चीजें बहुत मजे से समझ में आई होगी, चीजें एकदम स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, है ना। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में किसी और विषय के किसी और चैप्टर के साथ, लेकिन अंदाज यही रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखो और रिवीजन और पढ़ाई का वही तरीका रखो जो मैंने आपको बताया है। यकीन मानो आप एग्जाम तक अपने आप को बहुत अच्छे पोजीशन में रखोगे। चलो मिलते हैं सबसे, बाय।